क्वेश्चन 11 बंधक मोचन या रिडिम्शन। ठीक है, तो बंधक मोचन किसका राइट है? बंधक कर्ता का, मोर्टगेजर का। बंधक कर्ता कौन होगा? जिसने अपनी प्रॉपर्टी रखी है किसी व्यक्ति के पास और उससे पैसे उधार लिए हैं। ठीक है, तो जिसने रखी है प्रॉपर्टी अपनी, तो उसको अब उसको जब भी पैसे देने का टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर जब भी वो पैसे चुकाने के लिए वो हो जाएगा, पैसे चुका सकता है, आज उसके पास पैसे हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? जो भी उसने पैसे उधार लिए थे वो प्लस ब्याज, ठीक है ना, जो बंधक धन अपने पड़ा था, ठीक है, तो वो देकर, वो चुकाकर वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेता है। इसी को मोचन का राइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिखा क्या हुआ है कि मोचन का क्या अर्थ है? बंधक संपत्ति को धन की अदायगी द्वारा स्वतंत्र करना, वापस खरीदना। ठीक है, तो जो पैसे उसने उधार लिए थे वो वापस देकर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेना, ये मोचन का अधिकार है। और इसमें ये केस लिखा हुआ है सर शंकर लाल वाला। इस केस में क्या कहा था? इस केस में क्या है कि ये जो मोचन का अधिकार है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये अधिकार उसका बना रहेगा। अब क्वेश्चन 12, एक बार बंधक सदैव बंधक। वंस अ मोर्टगेज इज ऑलवेज अ मोर्टगेज। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई एक बार जो प्रॉपर्टी उसने बंधक रख दी है, ठीक है ना, तो अब उसने बंधक रख दी, तो अब जो बंधक करता है, जो मोर्टगेजर है, उसका जो राइट है मोचन का, वो हमेशा बना रहेगा। हमने ऊपर भी क्या ये केस में क्या पढ़ा था कि मोचन का अधिकार जो है समाप्त नहीं होता। वैसे इसके अपवाद हैं, पर इन अपवादों को छोड़ दे, भूल जाए एक बार तो मोचन का अधिकार जो है समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी हमने बंधक रख दी है, ठीक है ना, बंधकदार के पास हमने प्रॉपर्टी रख दी है, मोर्टगेजी के पास, ठीक है, तो फिर उस प्रॉपर्टी वो उसके पास वो बंधक ही बनी रहेगी। ठीक है ना, वो उसका मालिक नहीं बन सकता उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, क्योंकि अगर मोचन का अधिकार उसका समाप्त हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि वो मालिक बन गया। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि मोचन का राइट समाप्त नहीं होगा, तो इसका मतलब वो आज प्रॉपर्टी बंधक है तो वो हमेशा उसके पास बंधक के रूप में ही रहेगी। ठीक है, और वो जो व्यक्ति है जिसने वो प्रॉपर्टी रखी है, बंधक करता है, वो उसको कभी भी पैसे देकर छुड़ा सकता है। ठीक है, तो एक बार बंधक मतलब आज उसने बंधक प्रॉपर्टी उसके पास रखी गई थी, तो वो उस व्यक्ति के पास, बंधकदार के पास जो है हमेशा बंधक के रूप में ही पड़ी रहेगी प्रॉपर्टी, उसका वो मालिक नहीं बन सकता। ये बात, ये क्वेश्चन 12 ये बात कहता है। ठीक है, इसका अब क्वेश्चन ये आंसर पढ़ लेते हैं कि बंधक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऋण के संदाय को प्रतिभूत करना। मतलब जो उसने उधार पैसे लिए हैं उसको एक तरह से उसकी सिक्योरिटी की तरह बंधक होती है। अभी उसने सिक्योरिटी की तरह वो प्रॉपर्टी रख दी है, प्रतिभूति की तरह, और जब तक वो पैसे नहीं देगा, चुकाएगा नहीं, तब तक वो प्रॉपर्टी बंधक की तरह बनी रहेगी। ठीक है, और जो बंधक करता है, जिसने प्रॉपर्टी रखी है, मोर्टगेजर है, उसका जो राइट है, मोचन का अधिकार, रिडम्पशन का राइट है। ठीक है, और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता और ना ही प्रतिरोधित, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, और ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो ऐसी इस मोचन के अधिकार को रोकता है, तो वो शून्य है। ठीक है, तो बंधक सदैव बंधक ही बना रहेगा, और यही नोक्स वर्सेस राइस के केस में कहा था। अब क्वेश्चन 13, पट्टा, लीज। ठीक है, तो पट्टा हमने देखा था विक्रय, सेल में क्या होता है, किसका ट्रांसफ़र होता है, किस चीज़ का, ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और पट्टे में किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है? पट्टे में यूज़ करने के राइट का, ठीक है ना, या फिर राइट टू एंजॉय, इसका ट्रांसफ़र होता है। उपभोग करने के अधिकार का, उपभोग बोल दो, या उपयोग करने के राइट का, अधिकार का अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अब जो है पट्टा कैसे करते हैं, कैसे होती है? ठीक है, पट्टे में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति होती है, उसको उपयोग करने के लिए दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, हम लीज पे देते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या कहते हैं, खेत दे दिए। ठीक है, अब ये जो कितने टाइम के लिए, अब यूज़ करने के लिए कितने टाइम के लिए दे सकते हैं, वो अभिव्यक्त हो सकता है, विवक्षित, ठीक है ना, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड हो सकता है वो जो टाइम है। ठीक है, तो अभिव्यक्त क्या हो सकता है, वो कह दे कि ठीक है मैं 1 साल के लिए दे रहा हूँ, 2 साल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, विवक्षित होता है कि उनकी बातों से फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, वो ऐसे कह सकता है कि ये फसल पकने तक, जब तक ये फसल तैयार होगी, बेचोगे तुम, ठीक है ना, उतने टाइम तक प्रॉपर्टी ये तुम यूज़ करो इस ज़मीन को। ठीक है, या फिर शाश्वत काल तक के लिए, शाश्वत काल होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए,
उसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, जब तक हो सकता है जितने टाइम है उतने टाइम तक यूज़ करो, ठीक है। तो इन 3 टाइम के लिए वो देते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए देंगे और इतने समय के लिए वो प्रॉपर्टी को देगा, ठीक है। और देगा किसके बदले? अब उसने प्रॉपर्टी दी है, उसके बदले वो कुछ लेगा भी व्यक्ति, ठीक है। तो वो क्या क्या ले सकता है? कीमत ले सकता है, कोई प्राइस ले सकता है, ठीक है ना, उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लीज़ का, या फिर धन ले सकता है, ठीक है। प्राइस में ज़रूरी नहीं है धन ही है, ठीक है ना, प्राइस में और भी कुछ चीज़ आ सकती है, कुछ किसी और चीज़ के बदले, मतलब जो प्राइस में कुछ और आ सकता है, लेकिन धन, और धन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। धन को हम मान नहीं सकते कि एक इंडियन करेंसी होगी, ठीक है, तो धन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो धन हो सकता है, या फसलों का अंश हो सकता है, ठीक है, क्रॉप्स का जो है एक अंश हो सकता है, क्रॉप्स का, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, सेवा सर्विस के बदले दे सकता है, फसलों के बदले दे सकता है पट्टे को, या फिर कोई सेवा, ठीक है ना, भी वो कहेगा कि मैं तुम्हारे खेतों में काम करूँगा और तुम मुझे इसके बदले अपनी ज़मीन का इतना हिस्सा मुझे दे दो, ठीक है ना, पट्टे पर दे दो। या फिर कोई और मूल्यवान वस्तु, ठीक है ना, किसी और चीज़ के बदले, किसी बदले में दे सकता है, ठीक है। तो 5 चीज़ों के बदले देगा, या तो वो कीमत हो सकती है, या धन हो सकता है, या सेवा हो सकती है, या कोई वस्तु हो सकती है, इनके बदले देगा, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ अब देखेंगे, ठीक है ना। तो अब जो प्रॉपर्टी अपनी दे रहा है, ठीक है ना, जो मालिक है जो यूज़ करने के लिए दे रहा है, वो कहलाएगा पट्टाकर्ता, ठीक है ना, लेसर कहलाएगा, ठीक है। और जिसको उसने प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी है, ठीक है ना, जिसको दी है व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा? लेसी कहलाएगा, पट्टेदार कहलाएगा, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ और आती है, वो इस क्वेश्चन आंसर में नहीं लिख रखी है, कि जो इसमें जो हम चीज़ ले रहे थे, उस पट्टे के बदले जो चीज़ हम ले रहे थे, कीमत और धन, और ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ होती है, या तो प्रीमियम होता है, या भाटक को किराया भी बोल सकते हैं, या रेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस व्यक्ति ने जो प्रॉपर्टी अपनी मतलब पट्टे पर दी है, वो कीमत के बदले दी है, ठीक है, तो वो कीमत क्या कहलाएगी? प्रीमियम कहलाएगी। उसने प्रीमियम लिया है उसके बदले, ठीक है। और अगर प्रीमियम को छोड़कर, मतलब कीमत को छोड़कर, जो बाकी 4 चीज़ें थी, धन, फसल, सर्विस, ठीक है ना, सेवा, या फिर कोई वस्तु, ठीक है ना, इन 4 चीज़ों के बदले दी है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये किराया कहलाएगा, रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पट्टाकर्ता कौन होता है? जो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए दे रहा है। पट्टादार जो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर प्रीमियम क्या होती है? जो कीमत के बदले अगर प्रॉपर्टी दी है। और किराया क्या होता है? जो धन, वस्तु, सेवा, फसल, ठीक है, ये चारों के बदले अगर प्रॉपर्टी को दिया है पट्टे पर, तो ये किराया हो जाएगा। अब पट्टे का पर्यावसान, लीज मतलब डिटरमाइन, मतलब पट्टे का पर्यावसान मतलब पट्टा ख़त्म कैसे होता है, ठीक है, ख़त्म कैसे होगा। तो सेक्शन 111 में बता रखा है, समय मतलब 1 साल के लिए मानो उसने पट्टा दिया है, तो वो 1 साल पूरा हो जाएगा तो पट्टा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। घटना के घटित होने पर, ठीक है ना, घटना जैसे मान लो कि जिस व्यक्ति को पट्टा दिया है, ठीक है ना, पट्टेदार था, वो मानो मर गया, ठीक है ना, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब ऑटोमेटिक ही पट्टा ख़त्म हो जाएगा। या मानो पट्टा करता जिसकी प्रॉपर्टी थी वो खुद ही मर गया, ठीक है ना, तो वो पट्टा ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो किसी और को नहीं आगे जाता, पर अपने इस तरह की घटना से पट्टा ख़त्म हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा है सी, क्या कहता है? पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कि पट्टेदार जो है, जिसने प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए ली है, वही उसने उसको प्रॉपर्टी को खरीद ही लिया, ठीक है ना, वो खुद उसका मालिक बन गया, तो वो पट्टा ख़त्म हो जाएगा। पट्टादार अपना हित छोड़ देता है, ठीक है ना, छोड़ देता है मतलब वो कहता है, वो चला जाता है चुपचाप, ठीक है ना, यूज़ करना बंद ही कर दिया उसने उसको और चला गया, ठीक है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसने प्रॉपर्टी को यूज़ करना बंद कर दिया तो पट्टा ख़त्म। पट्टाकर्ता का हित समाप्त हो गया, ठीक है ना, जिसने प्रॉपर्टी दी थी, जो मालिक था, अब वो उसका मालिक ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो मालिक नहीं रहा तो उसका जो उसने पट्टे भी दिए थे, वो सारे पट्टे भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका मालिक का अधिकार नहीं है, तो पट्टे पर देने का अधिकार भी नहीं रहा। विवक्षित अभ्यर्पण, अभ्यर्पण क्या होता है? सरेंडर, ठीक है ना, उसने सरेंडर कर दी अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभ्यर्पण 2 तरह से हो सकता है। एक तो उसके पास जाके कहता है कि ठीक है, अब मैं अपना पट्टा ख़त्म कर रहा हूँ, आज से मैं आऊँगा ही नहीं, ठीक है ना। ये विवक्षित कैसा हो सकता है? इम्प्लाइड कैसा हो सकता है? कि वही उसने अब यूज़ करना बंद कर दिया प्रॉपर्टी को, अब वो आता ही नहीं आजकल, ठीक है ना, अब वो छोड़ छाड़ के चला गया।
और संपरण लास्ट होता है। संपरण फोर फीचर कहते हैं इसको, एक तरह से छीन लेना। संपरण का मतलब होता है कि जो पट्टा करता है वो अपनी प्रॉपर्टी को उससे वापस ले लेगा। इस ऊपर वालों में तो एक तरह से वो छोड़ के जा रहा था, इसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टी को वापस अपनी खुद ले रहा है पट्टा करता। अब वो कैसे ले सकता है वापस अपनी, मान लो कब ले सकता है, ठीक है ना, क्या क्या, मान लो उसने कोई शर्त लगाई थी, ठीक है ना, पट्टाकर्ता ने कोई शर्त लगाई थी इस पर, ठीक है ना, उसने कह दिया होगा कि तुम इस पर कुछ चीज़ नहीं बनाओगे, ठीक है ना, इस पर कुछ चीज़ नहीं बनाओगे, लेकिन उसने क्या किया, कोई कमरा बना लिया, ठीक है ना, या फिर उसने कोई पेड़ पूड़ लगा लिए, और उसने ऐसे पहले ही शर्त लगाई थी, तो उसने अगर वो शर्त को तोड़ा तो फिर वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। या फिर जो पट्टेदार जो है वो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है ना, जिसने यूज़ करने के लिए ली थी प्रॉपर्टी वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसके तो फिर वो जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मतलब इस संपरण के 3 पॉइंट है, तो मैं तीनों पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि अगर मान लो कि जो पट्टेदार है, ठीक है ना, जिसने यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी ली है, वो उसने हैसियत त्याग दी, मतलब ना तो वो उसको मालिक मानता है, ठीक है ना, जो उसका मालिक है प्रॉपर्टी का, ना वो खुद को पट्टेदार मानता है, मतलब उसने क्या किया, उसको तो मालिक मानना बंद कर दिया, कहता वो मानो ऐसे कहने लग गया कि मैं ही मालिक हूँ, तुम तो मालिक ही नहीं हो। इस तरह का अगर वो व्यवहार करता है तो फिर जो है पट्टाकर्ता अपनी प्रॉपर्टी को छीन सकता है, उससे फोरफीचर कर सकता है। क्वेश्चन 15, दान, गिफ्ट, ठीक है। दान क्या होता है? दान जनरली हमें पता है कि बिना पैसों के वस्तु को दे देना, पैसे नहीं लेना, ठीक है ना, उससे कोई कीमत वसूल नहीं करना। तो दान क्या होगा? वर्तमान, ठीक है ना, सबसे जरूरी चीज़ है कि वर्तमान होनी चाहिए प्रॉपर्टी। वर्तमान के मतलब आज उसके पास होनी ही चाहिए वो प्रॉपर्टी जब वो दे रहा है। ऐसे नहीं है कि वो कल उसको वसीयत में मिलेगी, ठीक है ना, आज तो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ये घर मुझे कल वसीयत में मिलेगा, मतलब मिलेगा कुछ टाइम में, ज़रूर वसीयत से मिलेगा, और मैं तुम्हें आज ये दान कर देता हूँ। तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी दान नहीं हो सकती, उसके पास आज होनी चाहिए, वर्तमान होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए, मूवेबल इमूवेबल दोनों कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो और इसके बाद और क्या होती है कि वो जो दान कर रहा है व्यक्ति, वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छ, अपनी मर्जी से दान करना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और प्रतिफल के बिना, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई उसके बदले दान जो चीज़ दे रहा है उसके बदले वो कुछ लेगा नहीं, पैसे नहीं लेगा, ठीक है। तो प्रतिफल के बिना, विदाउट एनी कंसिडरेशन दान करेगा, ठीक है। तो जो दे रहा है प्रॉपर्टी वो दाता कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, और जिसको दे रहा है वो प्रॉपर्टी वो अदाता कहलाएगा, डोनी कहलाएगा। और इसके साथ हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी जितनी, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी उस अदाता ने उस दान को स्वीकार करना चाहिए। अगर अदाता ने दान स्वीकार नहीं किया तो दान पूरा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें यह बात भी आती है कि अदाता कब तक स्वीकार कर सकता है। तो अदाता कब तक स्वीकार कर सकता है? एक तो दाता के जीवन काल में, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आज उसने प्रॉपर्टी दी है तो अभी तो उसने आज तो स्वीकार नहीं करी, कल मानो जो प्रॉपर्टी दान करा था कल उसकी मृत्यु हो जाती है, अब वो दान स्वीकार करता है तो वो दान नहीं होगा, वो दान कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब तक दाता मालिक रहता है, उस संपत्ति का स्वामी रहता है, तब तक ही वो स्वीकार, उसी टाइम में उसको स्वीकार करना होगा, ठीक है ना। मान लो आज उसने, दाता ने उसको प्रॉपर्टी दी थी दान करने के लिए, आज उसने स्वीकार नहीं की, कल उसने किसी और को दान कर दी, अब वो दान स्वीकार कर रहा है तो अब उसका कोई स्वीकार करने का मतलब है, ठीक है। तो दाता का स्वेच्छा प्रतिफल के बिना जो है होना चाहिए और अदाता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, ये दान है। क्वेश्चन 16, दुर्भर दान या सर्वस्व अदाता, ठीक है। ये दो तरह के दान हैं, दुर्भर दान ओनरस गिफ्ट, सर्वस्व अदाता यूनिवर्सल डोनी, ठीक है। तो दुर्भर दान क्या होता है? दुर्भर दान होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कई सारी अपनी चीज़ें, संपत्ति दान कर रहा है, कई सारी प्रॉपर्टीज़ दान कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन उनमें से जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या है, कोई भार है, ठीक है ना। मान लो कि उसने अपनी ढेर सारी, उसके पास 2-3 प्लॉट थे, ठीक है ना, या उसके पास 2 घर थे, एक व्यक्ति के पास 2 घर थे, ठीक है। तो उसमें से एक घर उसने क्या कर रखा था, किसी व्यक्ति के पास बंधक रख रखा था, मोर्टगेज रख रखा था, ठीक है। तो और ये अब वो क्या करता है, इन दोनों घरों को क्या करता है, किसी व्यक्ति को दान करता है, ठीक है। और ये जो दान है वो एकल अंतरण, सिंगल ट्रांसफ़र से कर रहा है वो, ठीक है ना, एक ही बार में, कि तुम्हें एक ही बार में दोनों घर दे देता हूँ, एक ट्रांसफ़र में, एक ही उसने जो भी
तैयार किया है कागजात डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक सिंगल ट्रांसफ़र ही है ये, ठीक है। तो अब जिसको दान कर रहा है, अब अगर क्योंकि ये सिंगल ट्रांसफ़र है तो उसको ये दोनों ही, मतलब या तो वो दोनों घरों को स्वीकार करेगा, और अगर अस्वीकार करेगा तो, अगर स्वीकार करेगा तो दोनों घरों को करना पड़ेगा, चाहे एक पे भार है, एक बंधक रखा हुआ है, और अगर उसको अस्वीकार करेगा तो दोनों घर ही अस्वीकार करेगा, ठीक है। ये होता है दुर्भरदान, मतलब एक ही बार में वो और अगर मान लो कि ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है, ये दोनों घर ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन ये सिंगल ट्रांसफ़र नहीं है, एकल अंतरण से नहीं कर रहा, अलग अलग से कर रहा है, ठीक है ना। इस घर के लिए उसने अलग कागज़ तैयार करवाए हैं दान के, उस घर के लिए अलग करवाए हैं, ठीक है। तो अब उस जो डोनी है, जो अदाता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो दोनों घर ले, चाहे तो जिस पे भार नहीं है वो ले ले, और जिस पे भार है उसको छोड़ दे। अब उसके पास ऑप्शन है, लेकिन सिंगल ट्रांसफ़र है तो उसको दोनों घर लेने पड़ेंगे, ठीक है। दुर्भरदान पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दाता जब है, जब दाता क्या करता है, अदाता को दान में क्या करता है, कई संपत्तियां देता है, ठीक है ना। उसमें से कुछ संपत्ति तो लाभ देने वाली होती है, कुछ में तो उसको फ़ायदा होता है, और कुछ में बाध्यता का बोझ, मतलब कुछ में उसको कुछ बोझ भी आता है, मतलब उसके बदले उसको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं उस प्रॉपर्टी के बदले, ठीक है। तो फिर जो है, अब जो अदाता है, या तो अदाता क्या करेगा, पूरे दान को स्वीकार करेगा, संपूर्ण दान को स्वीकार करना होगा या अस्वीकार, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाभ को तो, लाभ वाले को तो स्वीकार कर ले, और जिसमें उसको बाध्यता है उसको अस्वीकार कर दे, ठीक है। इसमें सेक्शन भी गलत लिख रखा है, इसमें सेक्शन एक सेकंड में बता देती हूँ, ठीक है। सेक्शन गलत है, और इसमें एक वो भी नहीं लिखा हुआ, क्या कहते हैं, एकल ट्रांसफ़र के, एकल अंतरण के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो ये भी आपको लिखना होगा, ठीक है। ये सेक्शन 127 है, इसमें 197 गलत लिख रखा है, 127 है, और ठीक है, इसमें एकल अंतरण के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो अगर एकल अंतरण है तो उसको दोनों स्वीकार करने पड़ेंगे, एकल अंतरण नहीं है तो वो चाहे तो एक को स्वीकार करे, दूसरे को छोड़ सकता है। अब दूसरा आ गया सर्वस्व अदाता, यूनिवर्सल डोनी, ठीक है। यूनिवर्सल डोनी कौन होता है, एक आदमी ने क्या किया, अपना सारा, उसके पास आज जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ उसने दूसरे आदमी को दान कर दिया, ठीक है। तो जिसको दान किया वो सर्वस्व अदाता हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक आदमी के पास 10 लाख का घर है, उसके जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास जितनी भी चीज़ है, जो भी उसकी कमाई जीवन भर की, वो एक 10 लाख का घर है, ठीक है। उसने क्या किया, उस घर को उसने कहा मेरे पास तो ये घर है, मेरे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा, और ये मैं सब कुछ अपना तुम्हारे नाम करता हूँ, ठीक है। तो फिर अब, या फिर मान लो उसकी जितनी प्रॉपर्टी बनती है, उसके जीवन की जितनी भी उसकी कमाई है, सारी 10 लाख की बनती है, घर मिला के, उसमें जो भी सामान है सब मिला के, ठीक है। और वो आदमी क्या करता है, दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र उसको दे देता है, ठीक है। अब उस अदाता ने स्वीकार कर लिया सारा, अब उसको मिल गया सारी प्रॉपर्टी। तो अब उसने जब ये स्वीकार करी है, ठीक है ना, उस व्यक्ति से जिससे उसने दान लिया है, तो आज उसने जब उसका सब कुछ ले लिया है, तो आज उसके मानो उसके पास कोई पैसे भी उसने कोई उधार देने थे, ठीक है ना, उस पर कोई मतलब कोई उस पर ऋण भी है, कोई डेब्ट भी है उसके ऊपर, तो अब उसको चुकाने का जिम्मेदारी भी उस अदाता की हो जाती है जिसने उसकी प्रॉपर्टी दान में ली है, ठीक है। मान लो कि उसके पास 10, लेकिन उतनी ही, उस लिमिट तक ही, मानो उसको 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली है, तो वो 10 लाख तक ही रुपए चुकाने के लिए बाउंड है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मान लो उसने क्या किया, 10 लाख की तो उसको प्रॉपर्टी 10 लाख मिले उसको दान में, लेकिन उसके जो जिससे प्रॉपर्टी दान में ली है, उस दाता के तो 11 लाख रुपए उधार ले रखा था उस आदमी ने, तो ठीक है, तो वो 10 लाख चुकाने तक के लिए बाउंड है, 11 लाख नहीं चुकाएगा, 1 लाख की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है।